नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मित्रों, कल की वीडियो में हमने लोक सदन और प्रतिनिधि सदन की तुलना के संबंध में विचार विमर्श किया। ब्रिटेन का लोक सदन, जो कि लोकप्रिय सदन के नाम से है, भारत की तरह ही लोक सदन को लॉर्ड सभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। अमेरिका का भी लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सदन, इसकी यदि हम तुलना ब्रिटेन के लोक सदन से करते हैं तो मुनरो महोदय इस संबंध में कहना चाहते हैं, लोक सदन तथा प्रतिनिधि सदन दोनों में अनेक समानताएं और भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे की संतान है यद्यपि, लेकिन इनमें पारस्परिक पैतृक चिन्ह स्पष्ट रूप से विद्यमान है। तथापि दोनों की रचना और स्वभाव में वातावरण की भिन्नता का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। कल हमने चर्चा की कि ब्रिटेन का लोक सदन अत्यंत शक्तिशाली निम्न सदन है और यह संसद शब्द का पर्याय बन गया है। लेकिन अमेरिका का प्रतिनिधि सदन एक दुर्बल निम्न सदन है और यह ऊपरी सदन का पिछलग्गू बन गया है। कल हमने इस बात पर भी चर्चा की कि ब्रिटेन में कार्यपालिका लोक सदन के अधीन है। लोक सदन उसको अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटा सकता है, लेकिन अमेरिका में कार्यपालिका का प्रतिनिधि सदन से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता है और सदन राष्ट्रपति तथा उसके मंत्रियों को अपदस्थ भी नहीं कर सकता है। इंग्लैंड में व्यवस्थापन के क्षेत्र में लोक सदन की इच्छा सर्वमान्य रहती है। लोक सदन के द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक के मामले में लॉर्ड सभा क्रम से 1 वर्ष और 1 माह तक ही विलंब कर सकती है। अंतिम शक्ति तो लोक सदन के पास ही विद्यमान है। अमेरिका के संबंध में व्यवस्थापन के क्षेत्र में दोनों सदन समान रूप से शक्तिशाली है। कोई भी विधेयक उस समय तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि वे दोनों सदनों द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाए। कल इन दोनों सदनों पर इस प्रकार से हमने अंतर विश्लेषण करने का प्रयास किया। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इंग्लैंड में देश का जो नागरिक है और किसी भी चुनाव क्षेत्र से चूंकि लोक सदन का चुनाव लड़ सकता है, इस बात से भी आप वाकिफ हैं। लेकिन अमेरिका में व्यक्ति उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस चुनाव क्षेत्र से वे चुनाव लड़ना चाहता है या लड़ रहा है। एक अंतर लोक सदन और प्रतिनिधि सदन के रूप में ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई दूषित प्रथा नहीं है, लेकिन अमेरिका में गैंगमेंडरिंग की दूषित प्रथा का प्रयोग बार बार किया जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि जिस दल की सरकार होती है वो अपनी मनचाहे ढंग से चुनाव क्षेत्रों का निर्माण कर लेती है। अपने लाभ के लिए अमेरिका में चुनाव क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए गैरीमेंडरिंग का प्रयोग किया जाता है। गैरीमेंडरिंग एक ऐसी प्रणाली है जिस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन किया जाता है और अपने लाभ के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार की कोई दूषित प्रथा मौजूद नहीं है। इस प्रकार का अंतर प्रतिनिधि सदन और लोक सदन में हमें दिखाई देता है। मित्रों, विद्यार्थियों, ब्रिटेन में स्पीकर किसी भी दल से अपना संबंध नहीं रखता है
ब्रिटेन में वह पूर्णतः निष्पक्ष रहता है, लेकिन प्रतिनिधि सदन अमेरिका के अंतर्गत स्पीकर अपने दल से संबंध रखता है और वह सदैव ही अपने पार्टी का, अपने दल का पक्ष लेता है। मित्रों, इंग्लैंड में संवैधानिक कानून भी साधारण व्यवस्थापन की प्रक्रिया से ही पारित होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कानून के विषय में निर्णायक शक्ति लोक सदन को प्राप्त है। लेकिन अमेरिका की प्रतिनिधि सभा को इस संबंध में निर्णायक शक्ति प्राप्त नहीं है। सीनेट प्रतिनिधि सभाओं की इच्छा पर अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है। अगला अंतर, लोक सदन द्वारा पारित किसी भी विधेयक का इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका में चूंकि व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, न्यायिक पुनरीक्षण हो सकता है तथा न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अगला अंतर, लोक सदन की समितियां तुलनात्मक दृष्टि से कम शक्तिशाली होती है ब्रिटेन के अंतर्गत, लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सदन की समितियां अत्यधिक शक्तिशाली होती है। लोक सदन की गणपूर्ति केवल 40 सदस्यों के द्वारा हो जाती है। ब्रिटेन में लोक सदन की गणपूर्ति केवल 40 सदस्यों के द्वारा मान ली जाती है, लेकिन अमेरिका के अंदर प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति कुल संख्या का बहुमत मानी जाती है। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने ब्रिटेन की लोक सदन और अमेरिका के प्रतिनिधि सदन का तुलनात्मक विवेचन किया। अब हम कॉमन सभा का जो स्पीकर है, कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है ब्रिटेन के अंतर्गत, उस पर चर्चा करना चाहेंगे। ब्रिटिश स्पीकर के विपरीत, जिसने बहुत पहले से दलीय व्यक्ति के रूप में कार्य करना बंद कर दिया, अमेरिकन स्पीकर स्पष्ट रूप से दलीय व्यक्ति है तथा सदन में अपनी पार्टी के हित को आगे बढ़ाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, लेकास्टर महोदय अपने इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो स्पीकर होता है वो बहुत पहले से दलीय व्यक्ति के रूप में कार्य करना बंद कर देता है। भारत की तरह ही लोकसभा अथवा विधानसभाओं के अध्यक्ष अपनी पार्टी से निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं और इस प्रकार की प्रथा भी ब्रिटेन के अंदर भी मौजूद है। लेकिन अमेरिका के अंदर स्पीकर स्पष्ट रूप से पार्टी का व्यक्ति होता है और सदन में अपने पार्टी के हित को ही आगे बढ़ाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, इंग्लैंड के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और इसका पद ऐतिहासिक पद के रूप में है। इसका अस्तित्व सन 1336 से चला आ रहा है। जब थॉमस हंगरफोर्ड देश के पहले स्पीकर बने थे, उन्हें स्पीकर इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभ में केवल उन्हें ही सदन की तरफ से सम्राट के पास जाने और बोलने का अधिकार था। प्रारंभ में कॉमन सभा सम्राट के पास केवल याचिका भेजने वाली संस्था थी, यह कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। उस समय कॉमन सभा की तरफ से उसका अध्यक्ष सम्राट के सम्मुख केवल बोलने का काम ही किया करता था। उस समय कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यदि सम्राट अप्रसन्न हो जाता तो स्पीकर को कोई भी दंड दे सकता था। मित्रों, विद्यार्थियों, स्पष्ट है ब्रिटेन के लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर के रूप में जाना जाता है और ये स्पीकर का पद बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है।
सन 1336 से इस पद का आधार हमें उपलब्ध है। ये पद ब्रिटेन के प्रसिद्ध कानूनवेत्ता की धारणा करते रहे। सर थॉमस मोर तथा सर एडवर्ड कोक सदन के प्रसिद्ध अध्यक्ष रह चुके हैं। स्टुअर्ट युग में जबकि संसद तथा क्राउन का संघर्ष चलता था, उस समय स्पीकर को कूटनीति से काम लेना पड़ता था। विलियम लेंथल एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बताना चाहें तो विलियम लेंथन उस समय सदन के स्पीकर थे, जबकि सम्राट चार्ल्स प्रथम सदन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए जब सैनिक लेकर सदन में आ गए तो स्पीकर की कुर्सी की तरफ निगाह करके सम्राट राजा ने पूछा, क्या वे 5 सदस्य सदन में हैं? लेंथन सम्राट के पैरों में गिर गए। लेंथन सम्राट के पैरों में गिर गया और उसने कहा, इस स्थान से सदन की इच्छा के अतिरिक्त मैं न तो कुछ देख सकता हूं न ही कह सकता हूं। ऐसी गंभीर स्थिति में धीरे धीरे स्पीकर की स्थिति सुधरती गई। कहने का तात्पर्य यह है, ब्रिटेन के अंदर स्पीकर को कोई विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं थी, वो सम्राट के अधीन ही कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे स्पीकर की स्थिति में सुधार होता गया। प्राचीन काल में राजा ही स्पीकर की नियुक्ति किया करता था, परंतु धीरे धीरे सदन ने अपने अध्यक्ष के निर्वाचन का अधिकार अपने हाथों में ले लिया। स्पीकर का निर्वाचन प्राय सर्वसम्मति से होता था। एक बार जो व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता था, वह प्राय तब तक अध्यक्ष निर्वाचित होता रहता था जब तक उसमें कार्य करने की शक्ति रहती थी। सरकारें बदल जाती थी पर अध्यक्ष प्राय नहीं वही रहता था। अध्यक्ष पद के लिए प्राय संघर्ष नहीं होता था। उसके लिए साधारणतः एक व्यक्ति का नाम ही प्रस्तावित होता था। प्रधानमंत्री तथा विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर पद के लिए खड़ा करते थे जो सरकारी दल तथा प्रतिपक्षी दल, विपक्षी दल दोनों को ही मान्य हो। इस प्रकार जब अनौपचारिक रूप से किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित कर लिया जाता था तो सदन के साधारण सदस्य के द्वारा उसका नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया जाता था और एक अन्य साधारण सदस्य ही उसका अनुमोदन भी कर देता था। यह इसलिए किया जाता था ताकि सदन की औपचारिक रूप से यह पुरानी परंपरा बनी रहे कि स्पीकर का चुनाव सदन नहीं किया है, ना कि सरकार ने। इसके बाद सदन उस व्यक्ति को निर्विरोध चुन लेता था। तदुपरांत सम्राट उस व्यक्ति को अपनी सहमति प्रदान भी कर देता था, जिसे सदन चुन लेता था। इस प्रकार स्पीकर की नियुक्ति के बारे में 2 परंपराएं प्रसिद्ध है। स्पीकर पद का निर्वाचन एक मत से निर्विरोध होता है तथा एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार कॉमन सभा का जो स्पीकर है, कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है, उस पद का विकास और स्पीकर का निर्वाचन प्रणाली को हमने समझा। कल की वीडियो में हम स्पीकर का निर्दलीय होना, स्पीकर का पद किस प्रकार से गौरवमय पद है और स्पीकर की शक्तियां कार्यों पर विवेचन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।